Good evening, everyone. Welcome to Agri Doctor classes. I am Chinmay Sahu. I am gonna teach you today's that demo class. So our topic will be today organic farming and its sustainable impact on our ecosystem. So सब्जेक्ट से जाने से पहले हम तो पहले पता चलना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जबकि हमारे पास कन्वेंशनल फार्मिंग पहले से प्रेजेंट है कि नहीं। सो कन्वेंशनल फार्मिंग में से क्या दिक्कत आ गई तो हम ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो कोई बता सकता है मेरे को कि क्या डिफरेंस है जो ये कन्वेंशनल फार्मिंग है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? तो सुनो, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है क्या है। जो कन्वेंशनल फार्मिंग यूजेस सिंथेटिक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स टू मैक्सिमाइज ए यील्ड ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप और ए सेट ऑफ क्रॉप्स। सो हम क्या करते हैं, यहाँ जो कन्वेंशनल हो गया, यहाँ पे हम सिंथेटिक इनपुट्स यूज करेंगे, सिंथेटिक केमिकल्स यूज कर दिया हमने, और हमारा मेन एम क्या है कि प्रोडक्शन जो है उसको हमने इंक्रीज करना है। ये हो गया कन्वेंशनल फार्मिंग में। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी फार्म इनपुट अवेलेबल है इन सिटू, जो भी जहां पे है उसी को वहीं पे हम कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो वी कैन से crop grown using natural methods like manures, organic pesticides, all these biological formulations we can use in organic farming. So यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा पता चल गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर जाते हैं। ये कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे जो जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा बुक किसने लिखा था, फादर कौन है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद जो स्टेटस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया का क्या सीन है, उसके बाद वर्ल्ड का भी क्या है, वो सब यहाँ पे पूछ लेते हैं कभी कभी। सो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो 4 प्रिंसिपल है उसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये सारे चीजों को हम ऐसे प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्लास के बाद भी आपको बस एक बार देखना है उसे, और क्लास में ही ज्यादातर चीजें समझना है। इसके बाद लास्ट में जो है कि हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या इश्यू है, जो भी हमने पढ़े उसी के ऊपर ही रिलेटेड है सारा जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। सो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमारे इंडिया में क्या है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कोई बताएगा? 1966। हाँ, 1966 में ये स्टार्ट हो गया था। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन वहां पे स्टार्ट हो गया तो हमारा मेन एम उस टाइम पे क्या था, मेन एम था कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्शन। हाँ, तो अचीवमेंट ऑफ फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट वाज एट द एक्सपेंस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तब हम क्या किए कि जो इकोलॉजी, इसको हम इसके प्रति हमने ध्यान नहीं दिए, और जो एनवायरनमेंट है इन दोनों के प्रति हमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हमारा मेन एम यहाँ पे क्या हो गया कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, एनी हाउ आइदर यूज ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। तो इसके वजह से क्या हो गया कि जो मिट्टी का प्रोडक्शन क्षमता वो कम होने लगा धीरे धीरे। जितना ज्यादा हमने करने लगे उतना धीरे धीरे कम होना लगा। इसके साथ साथ इनका और क्या इफेक्ट हो सकता है, जैसे देखोगे तुम केमिकल और पेस्टिसाइड है तो ये क्या करते हैं, इनका ये रेसिड्यू छोड़ते हैं। रेसिड्यू किस में छोड़ते हैं, सॉइल में भी छोड़ते हैं और साथ साथ प्लांट में भी छोड़ते हैं। तो इन दोनों में क्या हो गया कि जब रेसिड्यू रहेगा, अगर हमने सपोज कि हमने ये क्या किया, हमने हर्बिसाइड अप्लाई कर दिया, ठीक है, और उसका रेसिड्यू रह गया, तो अगला क्रॉप जब हम फिर से सोइंग करेंगे उसके लिए भी अफेक्ट हो जाएगा। अब वो सॉइल में प्रेजेंट है ना पहले से, तो उसके लिए क्रॉप को अफेक्ट हो जाएगा, तो हमें नुकसान हो जाएगा। प्लांट रेसिड्यू, अगर प्लांट में रेसिड्यू डिपॉजिट हो गया, जो हम खा रहे हैं सब्जी फल, उसमें भी रेसिड्यू आने लगेगा, तो वो जो फ्रूट की क्वालिटी है उस पंजाब नहीं, ये डाटा चेंज हो गया पंजाब। है। नहीं, डाटा चेंज हो चुका है। ये फर्स्ट आएगा यूपी, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद है एमपी,
उसके बाद है कर्नाटका, उसके बाद आएगा पंजाब। ये डाटा चेंज हो चुका है, इसको नोट करना एक बार, ये नोट कर लेना। फर्स्ट यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, यस सर। फिर कर्नाटका, फिर पंजाब। ठीक है, अब ये भी कर लिया तो एनपी के रेशियो बता दो मेरे को कोई, कि एनपी के रेशियो जो इंडिया में आजकल यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, एनपी के रेशियो बताओ। जैसे एनपी रेशियो होता है ना 4:2:1, 2:2:1, 4:2:4, 1:2:2, ऐसे कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं हम इंडिया में आजकल एनपीके का, बताएगा कोई? 2:1:1 नहीं, यहाँ पे हम यूज करते हैं 7.7:3.1:3, सॉरी 1, 7.7:3.1:1। ये डाटा याद रख लेना, ये रिसेंट डाटा है। ठीक है, ये जो रिसेंट डाटा है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमेशा कुछ भी पढ़ोगे तो उसका रिसेंट चीज को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इसके रिसेंट चीज को देखते रहोगे तो तुम्हारे टैली होता रहेगा चीजें, और हमेशा लिंक करके पढ़ाई करना स्टार्ट करो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ने, ये नहीं कि हम फर्टिलाइजर छोड़ देंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़े तो हमने फर्टिलाइजर के बारे में सब कुछ जान लिया, उसके बाद हम जाएंगे फसल को छोड़ देंगे, फिर ऑर्गेनिक में एंटर करेंगे हम। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या चीज, मैंने पहले से बता दिया कि ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स को यूज नहीं करते। जो बेसिक चीज लेमैन कोई भी है फार्मर बोलेगा क्या करेगा ऑर्गेनिक में, ना हम खाद नहीं छिड़केंगे, यही बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पहले तो हो गया खाद नहीं छिड़केंगे, उसके बाद क्या होगा, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, जो चीज जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको वहीं पे यूज करेंगे, बाहर का कोई एक्सटर्नल आउटपुट डालेंगे नहीं। इसीलिए इसको एक होलिस्टिक सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम सिंथेटिक इनपुट्स को यूज करेंगे, ओके, और अवॉइड करेंगे, सिंथेटिक इनपुट्स को यूज नहीं करेंगे, और इसमें जो इनपुट्स है वो जहां पे है उसी को यूज करेंगे, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर अवॉइड करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, सॉइल हेल्थ अच्छा रहेगा, बायोडाइवर्सिटी अच्छा रहेगा, एंड इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, सो अब मेरे को कोई डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन है जनरली, एक FAO ने दिया था और एक आईफोम ने दिया था। सो एक इन दोनों को अगर कंबाइन करूंगा मैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम जनरली बोलेंगे कि क्या है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर wherein crops and livestock are managed through the use of integrated technology। यहाँ पे क्रॉप एंड लाइवस्टॉक दोनों को हम मैनेज करेंगे थ्रू द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, विद द प्रेफरेंस टू डिपेंड ऑन द रिसोर्सेस अवेलेबल आइदर एट फार्म लेवल और एट लोकली। जो भी फार्म रिसोर्सेस है, लोकली अवेलेबल मटेरियल है, उसी को यूज करके जो खेती हम करेंगे उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, हियर विल फोकस ऑन द ऑप्टिमाइजिंग द यील्ड पोटेंशियल। हम ऑप्टिमाइजिंग करेंगे यील्ड पोटेंशियल को, ना कि मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज होगा तो कन्वेंशनल, विदाउट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यू कैन मैक्सिमाइज इट फुल अप टू फुल यील्ड पोटेंशियल यू कैन डू। ओके, सो here we'll do optimizing the crops and livestock under a given set of farming condition rather than the maximization। okay, so यहाँ पे अब तुम खुद पढ़ सकते हो कि यूएसडीए ने क्या बोला, FAO ने क्या बोला। यूएसडीए ने बोला कि ये एक्सक्लूड कर लो, और ये सब ऑफ फार्म वेस्ट यूज नहीं, कुछ नहीं, जो है अनफार्म है उसको यूज कर लो। देन FAO का डेफिनेशन में बोला एग्रो इकोसिस्टम को मेंटेन करो, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करो, जो हमने डिस्कस आराम से कर लिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या है डिफरेंस। ठीक है, सो मैंने पहले से बता दिया था कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया था कन्वेंशनल फार्मिंग के। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे देखो कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या होगा, डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक केमिकल्स। ठीक है, और फॉर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ये केमिकल्स अप्लाई किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेशन इज लेस व्हिच इंक्रीजेस एरोजन। ये क्या हो गया कि इनफिल्ट्रेशन अगर लेस हो गया, ये सपोज सॉइल हो गया, यहाँ पे ये जो पोर स्पेस है ये नहीं रहा, ये ब्लॉक हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो वाटर अंदर जाना था वो वाटर अंदर नहीं जाएगा, और यहाँ पे वर्टिकल ना जाके हॉरिजॉन्टल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल गया तो वो हो गया एरोजन। कन्वेंशनल फार्मिंग में ऐसा क्यों होता है, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, अगर कन्वेंशनल हम सिंथेटिक केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज यूरिया यूज कर रहे हैं हम, तो यूरिया जब यूज करेंगे तो सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म, सपोज अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं ना, जो 3 टाइप्स के अर्थवर्म है,
एसिनिया फोएटिडा वाला, वो रेडोम। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अर्थवर्म है वो मर जाएंगे, डेथ हो जाएगा उनका। तो अगर अर्थवर्म का डेथ हो गया तो क्या होगा, जो एग्रीगेट बनता था वो क्या मेंटेन करते थे, पोरोसिटी मेंटेन करते थे सॉइल के अंदर घुस घुस के। ये अर्थवर्म हो गया, ये क्या करता था, कुछ अर्थवर्म ऐसे डिगिंग करते हैं, कुछ अर्थवर्म ऐसे वर्टिकली जाते हैं, कुछ ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे करके ये जो होता है पोरोसिटी को बढ़ा दिया। तो पोरोसिटी बढ़ा दिया तो जब भी रेनफॉल होगा सपोज, तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा कि नहीं, पानी आराम से अंदर जाएगा। अगर पानी अंदर चला गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये जो लॉस था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज एरोजन लॉस क्यों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अर्थवर्म का इफेक्ट नहीं होगा। सपोज ये कवर दे दिया, ये सॉइल है हमारा, ये पार्ट है सॉइल, ठीक है, ये सॉइल पार्ट है, ये ऊपर हमने रेसिड्यू बिछा दिया, क्रॉप रेसिड्यू। तो क्रॉप रेसिड्यू हो गया तो क्या होगा, जब बारिश होगा तो बीटिंग एक्शन जो है बारिश का वो मिनिमाइज हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर मिनिमाइज हो गया तो क्या हो गया, तो पानी जो रन ऑफ होगा नहीं होगा, वहां पे धीरे 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 इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक। हियर यू कैन क्लियरली सी ग्रेटर देन 50 to 20% इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये क्या बोलेगा फिर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा सॉइल का। सो पानी, क्रॉप को ज्यादा अच्छा से पानी मिलेगा तो बढ़िया से फसल होगा। फर्टिलाइजर के बारे में बोल दिया कि सिंथेटिक केमिकल्स में क्या होगा, फ्यूल में क्या होगा, कंज्यूम मोर एनर्जी। जो कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं उसमें ट्रैक्टर लगाते हैं, बहुत कुछ चीजें, उसमें तेल लगता है, तो एनर्जी कंजप्शन मोर होता है। फ्यूल, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बाहर की चीजें नहीं यूज करेंगे, कुछ जरूरत नहीं है, तो क्रॉप रेसिड्यू जो है वही को मेंटेन करेंगे, उसी को वहीं पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे, बाहर लेने की जरूरत नहीं। तो एनर्जी सेविंग भी 45% से लेस हो जाता है। न्यूट्रिएंट क्वालिटी मैंने बताया कि रेसिड्यू पहले से बता दिया था कि रेसिड्यू अगर डिपॉजिट हो गए तो फूड का क्वालिटी घट जाएगा। तो इसी की वजह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्दी और न्यूट्रिटिव प्रोडक्शन मिलेगा हमें क्वालिटी में। सॉइल हेल्थ में बोल रहे हैं कि सॉइल हेल्थ जो है सस्टेनेबल प्रोडक्शन पोटेंशियल, यार क्या करेगा, ये ऑप्टिमाइज करेगा प्रोडक्शन को। लेकिन कन्वेंशनल में क्या था, मैक्सिमाइज। ओके, सो हियर इग्नोरेंट अबाउट द सॉइल हेल्थ। हमें कोई जरूरत नहीं है सॉइल हेल्थ को, कुछ भी हो जाए हमें जरूरत नहीं है क्या हो रहा है, नहीं, हमारा मेन है क्या कि चलो मैक्सिमाइज कर देते हैं। लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ तो बचा के रखना पड़ेगा, फ्यूचर अपने जनरेशन के लिए भी बचा के रखना पड़ेगा। हम जब बुढ़े हो जाएंगे, हमारे लिए अगर सॉइल भी प्रोडक्टिव नहीं होगा तब क्या करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे। चलो हम इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट में बता दिया कि इकोलॉजी के साथ हार्मोनी मेंटेन करके चलेगा ऑर्गेनिक, बट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इकोलॉजी है कन्वेंशनल में। जीएमओ मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हियर नॉट यूज्ड, रिमेंबर दिस, GMO is not used in organic farming, but here GMOs can increase the crop yield. हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि कन्वेंशनल जो है, कन्वेंशनल जो वेराइटीज है उनको यूज करते हैं हम, बाकी यूज नहीं करेंगे। हेल्थ सेफ्टी देखेंगे, फार्मिंग मेथड देखेंगे। हियर हम क्या करेंगे, चिन्मय सर, हेलो, हाँ, tell me. चिन्मय सर, हाँ, प्लीज इंस्ट्रक्ट सेकंड के माइक ऑफ कर लिया जाए। किसकी, तो चलो हेलो, इंस्ट्रक्ट एवरीवन टू ऑफ देयर माइक। everyone is listening now na, they should stop like that, please everyone, do that, turn off your mic. ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने क्या फोकस करेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग है, एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्रॉप ले लिया, क्रॉप के बाद हमने लाइव स्टॉक ले लिया, ठीक है, लाइव स्टॉक लेने के बाद हमने और क्या ले सकते हैं, फिशरीज ले लिया, बहुत सारे कंपोनेंट इंक्लूड करेंगे मिक्स फार्मिंग में। लेकिन जो मिक्स फार्मिंग का डेफिनेशन पता है आपको, कोई बता सकता है मिक्स फार्मिंग का डेफिनेशन? नहीं बताओ, जनरली क्या पता है मिक्स फार्मिंग के बारे में, बताओ, बताएगा कोई? अरे मिक्स फार्मिंग में मतलब सब कुछ मिक्स कर देंगे, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल, दो और मोर इंटरफेरेंस को ऐड कर देना, मिक्स सब कुछ मिक्स कर देंगे तो मिक्स फार्मिंग है। यहाँ पे ये याद रखना कि ईच कंपोनेंट क्रॉप, ये याद रखना, ईच कंपोनेंट क्रॉप, जो भी कंपोनेंट क्रॉप होगा वो लेस देन 50% होगा, ठीक है।
अगर 50% से ज्यादा हो जाएगा तो वो तो सोलो फार्मिंग हो गया, मिक्स फार्मिंग थोड़ी होगा। सब कंपोनेंट लेस देन 50% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। अब हम हिस्ट्री के बारे में पता चलेंगे कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ। ये जो हिस्ट्री देखेंगे ना, पहले ये हिस्ट्री हम देख लेते हैं, उसके बाद हम पुराणों में जाएंगे कि पुराणों में हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे उसको बोलते थे, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कैसे करते थे। सो जो यहाँ पे देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 1920 में क्या होता था कि जो फार्मर्स है वो अपने जो भी प्रोड्यूस है वो नेचुरल तरीके से करते थे। जो भी चीजें वो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है। सो जो पुराने जमाने में ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते थे ना, वो एक्चुअली में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है, क्योंकि तब तो कोई केमिकल्स का यूज नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। जो भी होता था या तो FIM डाल देते थे या कोई प्लांट प्रोडक्ट डाल देते थे, है ना, तो ये यूज नहीं करते थे तब कुछ। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये DDT आ गया। पॉल मुलर ने DDT 1939 में डेवलप कर दिया एंड द न्यू एरा ऑफ न्यू क्लास ऑफ इंसेक्टिसाइड बिगन। सो इंसेक्टिसाइड वहां से डेवलप हो गया। So the beginning of organic agriculture to 1840 when the mineral plant nutrition theory developed by Justice von Liebig। Liebig के बारे में पता होगा, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, है ना। हाँ, तो उसके बाद हम चलेंगे रुडोल्फ स्टेनर। ठीक है, यहाँ पे देखो रुडोल्फ स्टेनर क्या है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चर। ये बुक लिखा था, ये बुक नोट कर लेना आपने, क्योंकि आजकल बुक्स पूछते हैं कि किसने क्या लिखा था, कौन सा बुक लिखा था, तो ये बुक याद रख लेना, स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ रिन्यूअल एग्रीकल्चर। द बुक्स एक्सप्लेन द मेथड दैट मे बी द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया, जहां पे बायोडायनेमिक में डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, BD 5002 BD 508, 9 फॉर्मुलेशन है टोटली। ये डिस्कस करेंगे, ये अलग चैप्टर है हमारा बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का, इसको डिस्कस करेंगे कि BD 5 यहाँ 3 पार्ट आ जाएगा, जहां पे BD 502 BD 501 ये 2 हो गया, देन BD 5022 5071 हो गया, देन BD 5081 हो गया। ये 3 ग्रुप है, इन तीनों इंपॉर्टेंट अलग अलग है, क्या क्या फंक्शन है बाद में बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं 1935 में क्या हो गया हमारा कि मोकीची ओकादा, इसने नो फर्टिलाइजर फार्मिंग और नेचर फार्मिंग किया। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक होता है नेचर फार्मिंग और एक होता है नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, जब नेचुरल फार्मिंग आएगा तब किसका नाम आएगा, कोई बता सकता है? सब फुकुआ हो। हाँ, मासानोबु फुकुओका। यहाँ पे ये याद रख लेना, मोकीची ओकादा ये नेचर फार्मिंग और नो फर्टिलाइजर फार्मिंग, और वहां पे फुकुओका फार्मिंग जो कि मासानोबु फुकुओका, वो देखेंगे अभी आएगा वो। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नोट कर लो कि मासानोबु फुकुओका वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन बुक, he gave the book One Straw Revolution and also known as the father of natural farming। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग। अब देखो, अब जो फर्स्ट टर्म ऑर्गेनिक 1939 में ऑर्गेनिक जो टर्म को यूज किया था लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखो कि लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने टर्म को इसको बोला था, फर्स्ट टाइम यूज किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को। उसके साथ साथ ये याद रखना कि जो बुक है, कौन सा बुक था, लुक टू द लैंड, रिमेंबर दिस, लुक टू द लैंड, this is very important, this book wrote by Lord Northbourne and also used the term organic farming. Then after that we will discuss who is the father of organic farming. Then father of organic farming is Sir Albert Howard. So Howard ये क्या थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। इनका बुक भी याद रख लेना, एन एग्रीकल्चरल टेस्टमेंट। ये अलग अलग साइड बाय साइड नोट करते रहो कि जो इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लेते हैं आजकल ये बुक्स के बारे में। सर अल्बर्ट हावर्ड, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बुक नेम एन एग्रीकल्चरल टेस्टमेंट। ओके, देन नेक्स्ट रोडल। अभी क्या हो रहा है कि J.I. रोडल आ गया ना। ये जो J.I. रोडल है, J.J. रोडल है और एक है रॉबर्ट रोडल। ओके, जो रॉबर्ट रोडल है, यहाँ पे ये वाला आपने नोट कर लो, यहाँ पे नहीं है, रॉबर्ट रोडल है, रोडल इंस्टीट्यूट हो गया, और यहाँ पे इनका भाई है ये। तो ये जो रोडल है, ये क्या किया था हमारा, एक होता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर।
रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर इसको दिया था। फादर ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर कोई पूछ लेगा तो रॉबर्ट रोड है, याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीजें हैं। फिर आप मूवमेंट के बारे में देखेंगे। अभी राचल कार्सन के बारे में तो सबको पता है, डीडीटी के बारे में, कि वो बुक लिखे थे साइलेंट स्प्रिंग, और इनका जो इफेक्ट्स है ऑफ डीडीटी एंड अदर पेस्टिसाइड्स ऑन द एनवायरमेंट, इसके ऊपर बुक लिखे थे राचल कार्सन ने। एंड बुक का जो पब्लिश हुआ था वो साइलेंट स्प्रिंग नाम से हुआ था, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, हम इसके बाद देखेंगे मूवमेंट्स, कौन कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वन इज ग्लोबल मूवमेंट। तो ग्लोबल मूवमेंट जब हो गया हमारा 1917 में ग्लोबल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बट जब ऑर्गेनिक मूवमेंट की बात करेंगे हम 1940 में स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे ये इंपोर्टेंट स्टार मार्क दे दो कि ऑर्गेनिक मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1940। कभी कभी पूछेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 1981 में हुआ। ग्लोबल मूवमेंट, ऑर्गेनिक मूवमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मूवमेंट, तीनों को एक साथ लिख दो। उसके बाद आईफोम के ऊपर चलते हैं। 1972 में आईफोम भी पूछ लेते हैं कि यहाँ आईफोम का ये बताओ, फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, एंड ये सेंटर बताओ, उसके हेडक्वार्टर फ्रांस, ओके। तो यही है जो कि सर्टिफिकेशन देता है एजेंसी। उसके बाद चलो, ये तो हो गया नॉर्मल थिंग कि थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लिया, फादर वादर जान लिया। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में चलते हैं। चलो, यहाँ पे क्या होगा ये याद रखना, रामायण, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में किस में बताया गया था, रामायण में बताया गया था। जो राजगोपालचारी थे उन्होंने बताया था रामायण में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के ऊपर। महाभारत में, महाभारत तो देखा होगा सबने, देखा कि नहीं? हाँ सर। वहां पे कामधेनु गाय तो पता होगा, कामधेनु गाय एंड इट्स इंपोर्टेंस। तब वो फर्टिलाइजर थोड़ी ना था, तब यही कामधेनु गाय एंड इट्स इंपोर्टेंस था। वहां पे भी वो FIM का यूज करते थे, ठीक है। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र, उसमें भी था सेवरल मैन्योर्स लाइक ऑयल केक्स हो गया, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स हो गया, उसको यूज करना बताया था कौटिल्य अर्थशास्त्र में। बृहद संहिता में क्या बताया था कि डिस्क्राइब्ड हाउ टू चूज मैन्योर्स फॉर डिफरेंट क्रॉप। डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट मैन्योर कैसे चूज करोगे वो आपको बृहद संहिता में बताया गया था, जो बराहमीर ने लिखा था, ठीक है। अब आ गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में जनरली बताया गया था। अथर्ववेद में क्या, जो ग्रीन मैन्योर, ये टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ग्रीन मैन्योर की, इसमें ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद से पहले से ग्रीन मैन्योर की बात आ चली है। कुरान, अगर कुरान की बात देखेंगे, होली कुरान, सो एटलीस्ट 1/3 ऑफ व्हाट वी ग्रो आउट फ्रॉम द सॉइल मस्ट बी रिटर्न टू इट। अगर ये टोटल है, इसका अगर 1/3 ये हो गया, तो एटलीस्ट 1/3 व्हाट वी ग्रो फ्रॉम द सॉइल मस्ट बी रिटर्न टू द soil itself, that is of recycling and post harvest residue। अब स्टेटस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो स्टेटस के बारे में अगर वर्ल्ड के बारे में बताएं तो वर्ल्ड के फर्स्ट कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट रैंकिंग आ गया ऑस्ट्रेलिया का, लार्जेस्ट एरिया ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड। सो ये नोट कर लेना, जो भी मैं बोलूंगा स्टार मार्क के उसको नोट करते रहना कि ऑस्ट्रेलिया हो गया लार्जेस्ट ऑर्गेनिक लैंड। So organic farming occupied 1.6%, according to recent data, 1.6% of world agriculture land, okay। और ये टोटल ऑर्गेनिक एरिया, ये भी थोड़ा सा रख लेना नोट पे कि टोटल ऑर्गेनिक एरिया was 108.3 million hectare, of which 74 not needed that much, only important what red mark 108 this million hectare, you just remember, okay। In India, we'll see India, here they can ask about India. So India, it is must 9.12 million hectare. This is must, and among them 4.73 hectare is cultivated area, where we are practicing organic agriculture, cultivating, and 4.39 hectare wild harvest collection. Wild harvest, suppose one forest is there, that we are not applying anything, but we are managing that. That is also comes under organic, okay। सो यहाँ पे देखेंगे, अब रैंक के बारे में देख लेते हैं। सो इंडिया रैंक्ड 5th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन 2021 में क्या था, हम 5th रैंक में थे। पर अगर 23 आते आते हमारा क्या हो गया, 6th रैंक को डाउन हो गया। क्योंकि ये क्या हो गया कि ये जो कोरोना पीरियड में ना थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया लोगों के, तो ये 6th पोजीशन को हम आ गए। तो तुमने क्या याद रखना कि इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबली, 6th, ठीक है। ये किसमें, एरिया में। सो यहां लिख रहा हूं मैं
sixth position in terms of area, first in terms of number of farmers, okay, or fourth in case of number of certified area, कि सर्टिफाइड एरिया के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया रैंक 4th है, एरिया के हिसाब से देखेंगे तो 6th एंड फर्स्ट है नंबर ऑफ फार्मर्स के कारण। और सिक्किम हमारा फर्स्ट स्टेट है जो कि वर्ल्ड में बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक बाई कोई बता सकता है? रिमेंबर FAO, और इसको क्या बोलते हैं? और सिक्किम को FAO फोर्ट भी बोलते हैं, ये याद रख लेना, FAO फोर्ट भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज टाइप है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। अब कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर चलते हैं कि क्या कंसेप्ट है, ये हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम क्यों करने लगे हैं, क्या चीज है इसमें, ये सब चीजें हम थोड़ा सा देखने लगेंगे। सो यहाँ पे क्या है कि हेल्दी क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बता चुका हूँ, कुछ इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड एंड सेफ एंड काइंड टू द एनवायरमेंट। ये रिलाय करता है कि हमारा हेल्थ को अच्छा दे, सॉइल को बढ़िया सा रखे, और जो भी वैरायटी हम यूज कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज यील्ड हमें दे, और सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को थोड़ा सा अवॉइड कर दे। सो इसका मेजर गोल्स क्या हो गया? अब इतने बार बोल दिया हमने कि टॉक्सिन फ्री फूड फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी। सेकंड, अचीव ए क्लोज न्यूट्रिएंट साइकिल। मैंने बोला ना, जहां पे चीजें हैं यहाँ पे हमने फसल उगाया, ठीक है, ये फसल गया मिड में, यहाँ फसल हो गया, तब उसके बाद हमने क्या किया, ये जो फसल को कट कर दिया, ठीक है, ये फुड्डा आ गया, ये कट कर दिया, कट करने के बाद रिमेनिंग रह गया, रेसिड्यू रह गया, इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, सॉइल में चला गया, फिर से सॉइल से फिर से गया। तो ये जो है ना, ये मेंटेन होता है। जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू क्रिएट न्यूट्रिएंट डेंस, न्यूट्रिशियस एंड सुपेरियर फूड। सो सब चाहते हैं ना कि कोई अच्छा खाना मिले, रेसिड्यू फ्री खाना मिले, हेल्दी फूड मिले। आज के जमाने में तो वीगन होने लगे हैं बच्चे, है कि नहीं? कुछ तो वीगन होने लगे हैं, क्रिकेटर को देख के वो खाते रहते हैं ना। सेकंड हो गया टू मेंटेन एंड एडवांस ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो मैंने बताया था कि नो GMO, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं यूज कर सकते हम ऑर्गेनिक में, इसमें यूज कर सकते हैं कन्वेंशनल में, बट इसमें नहीं करेंगे। जो इंडिजिनस है फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी और वेराइटीज भी, उसी को यूज करेंगे। रिड्यूस एनी पॉल्यूशन दैट मे ब्रॉट ऑन बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेगी ये। टू फोस्टर एंड स्ट्रेंथन बायोलॉजिकल साइकिल, मैंने बता दिया था, माइक्रोब्स, जैसे माइक्रोब्स हो गया सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉइल फ्लोरा फौना, सबको एक तो सॉइल हेल्थ को मेंटेन करेगा, जो सॉइल हेल्थ है उसको मेंटेन करेगा इसके लिए। सेकंड, टेक इनटू अकाउंट हाउ फार्मिंग प्रैक्टिसेस अफेक्ट सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो भी है, देखेंगे। तो वो भी हो गया हमारा एक ऑब्जेक्टिव। और एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूटिलाइज फार्म रिसोर्सेस, जो फार्म रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास उसको हम यूज करेंगे, उसको हो गया। लास्ट वन इज टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल वाटर कैसे, पहले से हमने डिस्कस कर दिया कि एरोजन कम कर देंगे, कवर क्रॉप लगा देंगे, क्रॉप रोटेशन पे जाएंगे हम, ठीक है, क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप रेसिड्यू रिटेंशन, रेसिड्यू को रिटेन कर लेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल पे चलेंगे कि क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। सो प्रिंसिपल में बताओ कोई कि क्या क्या प्रिंसिपल, ये तो पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, ये चीजें तो पढ़ चुके हैं, बेसिक 4 चीजें ही हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ हाँ वही, प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रिंसिपल ऑफ फार्मर। वही प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ केयर, फेयरनेस एंड इकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ में क्या होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड मेंटेन एंड इंप्रूव द वेलबींग ऑफ द सॉइल, प्लांट, एनिमल। ये सब हम एक ही राउंड घूम रहे हैं, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले से, बस उसको रिपीटेशन हो रहा है। देखो कि हेल्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हेल्थ दे दिया। इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ लिए तो इकोलॉजी दे दिया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बेस्ड on living ecological system and cycles and should support and cooperate with them in order to sustain the agriculture system.
अब केयर के बारे में जाएंगे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज्ड इन ए प्रिकॉशनरी एंड रेस्पॉन्सिबल मैनर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ करंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। ये बताया था हमने कि करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का जब डेफिनेशन पे जाओगे ना तो यहाँ पे आएगा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे करंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स को। ठीक है। अब ऑर्गेनिक फेयरनेस पे क्या है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी बिल्ड ऑन रिलेशनशिप दैट एंश्योर फेयरनेस विथ रिगार्ड टू द कॉमन एनवायरमेंट का एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस भी। उसके बाद हम लास्ट अब एंडिंग करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके। अब सब पढ़ लिया ना सबने? अब मेरे को बताओ कि कैन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस एनफ फूड फॉर एवरीवन? नो। व्हाई नो? No. बिकॉज सर ये टाइम टेकन होता है ना ये प्रोसेस, क्योंकि नो आप ऐसे हाँ बोलो। हाँ, आप ऐसे डायरेक्ट तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना किसी जगह पे, नहीं तो श्रीलंका जैसा हो जाएगा। श्रीलंका जैसे सिचुएशन आएगा। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास सपोज ये देखो बड़ा सा एक एरिया है, ये सपोज 5 हेक्टेयर का एरिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक में ये छोटा सा एरिया लेंगे, 0.5 हेक्टेयर का लेंगे, उसी में हम ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास 5 हेक्टेयर है तो हम थोड़े में से स्टार्ट करेंगे, ना कि सारा कर देंगे। सारा कर देंगे तो जैसे उसने बोला अभी कि श्रीलंका वाला कंडीशन हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? श्रीलंका ने क्या किया था कि पूरा कन्वर्जन आ गया, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, बढ़िया सा लाभ होगा, क्वालिटी बढ़िया होगा, जो 10 रुपए की चीज है वो 20 रुपए में बेचा जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब जो क्वालिटी भी बढ़ेगा, साथ साथ जो कंज्यूमर खरीद रहे हैं उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। पर जब कन्वर्जन टोटल करें तो यील्ड जितना वो चाहते थे वो इतना नहीं आया, क्योंकि कन्वेंशनल से नीचे ही यील्ड आएगा, है कि नहीं? कन्वेंशनल में जो बहुत ज्यादा यील्ड आएगा क्योंकि हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं। यील्ड यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिमाइज होगा, नॉट मैक्सिमाइज। और टाइम पीरियड भी लगता है 3 to 6 ईयर यील्ड को पूरा अटेंड करने में, कन्वर्जन पीरियड, है कि नहीं? तो ये चीजें कहाँ हो सकता है? जो कि हमारे वेल डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटर यील्ड दे सकता है अभी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से। पर इंडिया अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है अभी तक कंप्लीटली, है कि नहीं? तो वो जब हो जाएगा तब तक हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस एनफ फूड फॉर एवरीवन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन कोई बताएगा? Is it possible to meet the nutrient requirement of crops entirely from organic source? Tell me. Hello. Am I audible? Yes sir. So यहां देखो कि ये बोल रहे हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है अगर हम फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करेंगे तो मेन थिंग है, इट इज इम्पॉसिबल to supply all the crops nutritional requirement from the organic resources in areas with intense cropping. अगर हम intense cropping करेंगे ना, intense cropping का मतलब पता है ना, जरूरत से ज्यादा हेवी। अगर हेवी क्रॉपिंग है, बहुत ज्यादा लगा देंगे यहाँ पे, क्रॉप लगाना है, हमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, हम यील्ड चाहिए, बहुत क्रॉप लगा दिया, so it's impossible to provide all the nutritional requirements from organic resources with intense cropping. ये हाँ, अब यहां से मेरे को और एक क्वेश्चन याद आया कि ये मेरे को कोई बताओ कि सिक्किम, ये कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट है ना? तो मेरे को ये बताओ कि ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड में यहां पे ही क्यों ऑर्गेनिक ये हो गया? मेरे को बताओ तो, कोई बता सकता है कि ये ऐसे कैसे बन गया कि पहला स्टेट है वर्ल्ड में, वो भी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में पहला स्टेट हो गया जो फुली ऑर्गेनिक? क्यों हुआ? कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि वो उसका सॉइल ज्यादा न्यूट्रिएंट, मतलब थोड़ा क्या बोल सकते हैं, मतलब उर्वर है उसका सॉइल, क्योंकि वो गैंगेटिक प्लेन में आता है। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट हिल जोन में, इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन में है। सो इसका मतलब ये है कि वहां के कंडीशन ऐसे है जहां पे वो मैकेनाइजेशन नहीं हुआ अभी, है कि नहीं? वहां पे क्या, जो भी चीजें हैं, जैसे क्रॉप रेसिड्यू हो गया वहीं पे रह गया, थोड़ा वहां रह गया, तो सॉइल भी जो है थोड़ा सा फर्टाइल है,
इसी के वजह से वहां से उनको फर्टिलाइजर ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाए। अगर ऐसे बंजर सॉइल होगा ना, अनप्रोडक्टिव सॉइल होगा, वहां पे तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जाओगे, नहीं कर पाओगे। सो ये सजेस्ट हम, आप एग्रोनॉमिस्ट बनोगे सारे, तो अब कभी भी फार्मर को मत बोलना कि हाँ ऑर्गेनिक कर लो, ये सबसे बढ़िया देता है, नहीं। पहले उसकी सिचुएशन को समझो कि करना क्या चाहता है, कितने लैंड है, क्या है, ये बताऊंगा मैं आगे, जब सर्टिफिकेशन प्रोसेस आएगा तब बताऊंगा कि कैसे क्या बताना है। पर बेस्ट ओपिनियन मेरा ये है कि INM पे जाओ, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जहां पे ऑल अवेलेबल सोर्सेस को यूज करेंगे along with the synthetic inputs and the organic inputs in order to increase or enhance the crop yield without affecting the ecology or the environment. Okay? आ गया समझ? अब थर्ड क्वेश्चन कोई बता दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ टेल मी। हाँ सर, थोड़ा सा डाउट था। बोलो। अगर हम फार्मर को INM सजेस्ट कर रहे हैं, पर हम ये जाने कि 6 साल या फिर 7 साल के बाद वो फील्ड जो फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, मतलब फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। हाँ, तो फिर 6-7 सालों के बाद अगर मैं अगर INM उसको सजेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, तो वो 6 साल तक वो ही कंटिन्यू करेगा, तो फिर वो 6 और 7 इयर्स के बाद कैसे फिर वो ऑर्गेनिक होगा वो लैंड? वो तो हो ही नहीं पाएगा। समझ नहीं रहे, वही मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि ऑर्गेनिक में इंक्लूड करो ऐसी कुछ चीजें, समझ रहे हो? जैसे इंडिया में क्या है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड है कि नहीं? फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड है, सबके पास छोटा छोटा है, तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कर रहा है और उसके आस पड़ोस वाले कन्वेंशनल कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक हुआ? बताओ मेरे को, एक्चुअल में बताओ, प्रैक्टिकल। आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग प्रैक्टिकली नाउ, कि अगर छोटा छोटा लैंड है, उसके आसपास कोई फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहा है, ये उड़ के तो जा सकता है, वाटर स्ट्रीम में तो जा सकता है जी सर। नहीं? किसी के पास बहुत बड़ा लैंड है, मैं ये बता रहा हूँ, जिसके पास 5 हेक्टर लैंड है, वो क्या करेगा कि जो 0.5 हेक्टर है उसको तो ऑर्गेनिक रखेंगे, जैसे खुद के खाने के लिए रखेंगे, ये 0.5 रख लिया हमने, ठीक है, देखे अच्छा हुआ, ये हो गया 3 to 6 ईयर। उसके बाद इसमें नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा कम कर देंगे, जब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेज करेंगे इसमें थोड़ा सा कम करते रहेंगे स्टार्टिंग से ही। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपना माइंड से डिपेंड करता है कि कैसे करेंगे, है कि नहीं? कभी खुद सोचो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, अगर मैं न्यूट्रिएंट कभी अप्लाई नहीं करूंगा तो वो सक्सेस हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं यील्ड, थोड़ा सा तो यील्ड चाहिए। बिना यील्ड का करूंगा क्या मैं उस लैंड का? ऑर्गेनिक हो गया तो, है ना? ठीक है, अब मेरे को थर्ड क्वेश्चन बताओ कोई। थर्ड क्वेश्चन है, तो आर देयर एनी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग? यस सर। यस और नो? हाँ यस। क्यों? इन एडिशन टू प्रोड्यूस न्यूट्रिशियस मील्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लेसेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजी। जैसे कंपोस्टिंग हो गया, रिसाइकलिंग ऑफ रेसिड्यूज हो गया, ये क्या हो गया कि ऑर्गेनिक क्रॉप्स प्रोडक्शन में बढ़िया सा हेल्प करेगा, और जो रिस्क है, कंटामिनेशन है, उसको रिड्यूस कर देगा, जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर देगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में जाओ कि फूड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग सुपीरियर इन क्वालिटी और नॉट? ऑब्वियसली यस, हमने पहले से बता दिया था कि रेसिड्यू नहीं होगा उसमें कोई भी केमिकल्स का। अब थर्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग लेबर इंटेंसिव देन कन्वेंशनल फार्मिंग? यस और नो? यस सर। हाँ यस सर। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, पैसे मिलेगा ऐसे थोड़ी पैसे मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अपने को काम करना पड़ेगा तभी पैसे मिलेगा। सो थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट वो कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि जो 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचोगे, ऑर्गेनिक लोगो लगा दो, तो इसके लिए लेबर इंटेंसिव थोड़ा सा तो चल जाएगा। फिर उसके बाद इजी ऑर्गेनिक फार्मिंग इकोनॉमिकली विजिबल? यस सर। हाँ, organic farming is economically feasible in those areas where resources are available within the farm and least dependent on the outer source or external source। ठीक है, ये वहां पे ही पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसको बोल के एंड कर देंगे एज, इज इट पॉसिबल टू मैनेज पेस्ट एंड डिजीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? हमने तो बोला नॉट ऑल सर, होगा पर सब नहीं होगा। कुछ पेस्ट सर रिस्क की होता है सर।
हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं हम मैनेज पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम क्या करेंगे कि जो बायो इंसेक्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड, नेचुरल प्रेडेटर, उनको तो यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे नीम से Yes, sir. कर्नल एक्सट्रैक्ट, जो ये चीजें हैं जो नेचुरल है उसको यूज कर देंगे। अग्नि अस्त्र, 10 प्राणी, वो जो चीजें है हमारे, वो सब कुछ यूज करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। वो तो ऑर्गेनिक है कि नहीं? जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसको यूज कर देंगे हम आराम से, तो ये हो जाता है। क्योंकि पिछले जमाने में भी कुछ पेस्ट डिजीज थे, उसको भी वो कुछ ना कुछ करके करते थे, कुछ फॉर्मुलेशंस बनाते थे। अभी भी कुछ फॉर्मुलेशंस, बहुत फॉर्मुलेशंस है, हम जब पढ़ेंगे अगली क्लासेस में कि डिजीज के लिए कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करेंगे, पेस्ट के लिए कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे, तब हम ये डिस्कस कर लेंगे वहां पे, ठीक है? तो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। Thank you, sir.